प्यारे देशवासियों, हम सबको पता है आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती है और हमारा देश उनकी स्मृति में इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। मैं सोच रहा था कि शायद मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा जहां भी होगी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती होगी, क्योंकि भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था और 4 दशक बाद, करीब करीब 41 साल के बाद भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी पर जान भर दी। और कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। साथियों, जब खेलकूद की बात होती है ना, तो स्वाभाविक है हमारे पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है। और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन घिसे पीटे पुराने तौर तरीकों से करना चाहता है, हट करके करना चाहता है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है। अननोन जगह पे कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं और चाह भी नहीं। और एक बार मन में ठान लेता है ना युवा, जी जान से जुट जाता है। दिन रात हम देखते हैं, अभी कुछ समय पहले ही भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया। देखते युवा पीढ़ी ने उस मौके को पकड़ लिया और इसका लाभ उठाने के लिए कॉलेजों के स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं। और मुझे पक्का भरोसा है आने वाले दिन की संख्या ऐसे सैटेलाइट्स की होगी जो हमारे युवाओं ने, हमारे छात्रों ने, हमारे कॉलेज ने, हमारी यूनिवर्सिटी लैब में काम करने वाले स्टूडेंट्स ने काम किया होगा। इसी तरह आज जहां भी देखो, किसी भी परिवार में जाओ, कितना ही हो, पढ़े लिखे परिवार हो, लेकिन अगर परिवार में नौजवान से बात करो तो वो क्या कहता है? वो अपने पारिवारिक करके कहता है मैं तो स्टार्टअप करूंगा, स्टार्टअप्स में चला जाऊंगा। यानी रिस्क लेने के लिए उसका मन उछल रहा है। आज छोटे छोटे स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में खिलौनों की चर्चा हो रही थी। देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में विषय आया, मन में ठान लिए कि दुनिया में भारत के खिलौनों की पहचान कैसे बने, और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और दुनिया में खिलौना का बहुत बड़ा 7 लाख करोड़ का मार्केट है। आज भारत का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन खिलौने कैसे बनाना, खिलौना की विविधता क्या हो, खिलौने में चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुरूप खिलौने कैसे हो, आज हमारे देश का युवा उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट करने चाहता है। साथियों, एक और बात जो मन को खुशियों से भर भी देती है और
विश्वास को और मजबूत भी करती है। क्या है, कभी आपने मार्क किया है? आमतौर पर हमारे यहाँ स्वभाव बन चुका था, होती है, चलो यार चलता है। देख रहा हूं मेरे देश का युवा मन अब सर्वश्रेष्ठ की तरफ अपने आप को केंद्रित कर रहा है, करना चाहता है, सर्वोत्तम तरीके से करना चाहता है। ये भी राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति। साथ ही इस बार ओलंपिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के खेल पूरे हुए, अब चल रहा है। देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ, विश्व की तुलना में भले कम होगा, करने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं है, उसके पूरे इकोसिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उसके सामर्थ्य को वो समझ रहा है और किसी न किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है। अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन। और मेरे देशवासियों, जब इतना मोमेंटम आया है, हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है, ये मुझे क्या ये मोमेंटम को अब थमने देना चाहिए, रुकने देना चाहिए? जी नहीं, आप भी मेरी अब देश में खेल, खेलकूद, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिलें। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, जी हां, सबका प्रयास, सबके प्रयास से ही भारत खेलों में वो ऊंचाई का जिसका वो हकदार है। मेजर ध्यानचंद जी जैसे लोगों ने जो राह बताई है, उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है। बरसों बाद देश में ऐसा कालखंड आया है कि परिवार हो, समाज हो, राज्य हो, राष्ट्र हो, एक मन से जुड़ रहे हैं। मेरे प्यारे नौजवानों, हमें इस अवसर का फायदा उठाते हुए अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स महारत भी हासिल करनी चाहिए। गांव गांव खेलों की स्पर्धाएं निरंतर चलती रहनी चाहिए। स्पर्धा में से खेल विस्तार होता है, खेल विकास होता है, खिलाड़ी भी उसी में से निकलते हैं। आइए हम सभी देशवासी इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना योगदान हम दे सकते हैं, सबका प्रयास साकार करके दिखाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, कल जन्माष्टमी का महापर्व भी है। जन्माष्टमी का भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं, नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक। सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहां कहां कृष्ण है। लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जन्माष्टमी से मैं एक ऐसे दिलचस्प अनुभव से गुजरा हूं, तो मेरा मन करता है मैं ये बातें आपसे करूं। आपको याद होगा, इस महीने 20 तारीख को भगवान सोमनाथ मंदिर से जुड़े निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है। सोमनाथ मंदिर से 3-4 किलो ही भालका तीर्थ है। ये भालका तीर्थ वो है जहां भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी अंतिम, एक प्रकार से इस लोक की उनकी लीलाओं का
वहां समापन हुआ था। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा उस सारे क्षेत्र बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैं भालका तीर्थ और वहां हो रहे कार्य के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी नजर सी आर्ट बुक पर पड़ी। यह किताब मेरे आवास के बाहर कोई मेरे लिए छोड़कर गया था। इसमें के अनेकों रूप, अनेकों भव्य तस्वीरें थी, बड़ी मोहक तस्वीरें थी और बड़ी मीनिंग। मैंने किताब के पन्ने पलटना शुरू किया तो मेरी जिज्ञासा जरा और बढ़ गई। जब मैंने इस किताब और इन सारे चित्रों को देखा और उस पर मेरे साथ वो जो पढ़ा तो मेरा मन कर गया कि उनसे मैं मिलूं। जो ये किताब मेरे घर के बाहर छोड़ के चले गए हैं, मुझे उनको मिलना चाहिए। उनका संपर्क किया, दूसरे ही दिन उनको मिलने के लिए बुलाया और मेरी जिज्ञासा इतनी थी आर्ट बुक को देख करके, अलग अलग रूपों को देख करके, इसी जिज्ञासा में मेरी मुलाकात हुई जदुरानी दासी जी से। वे अमेरिकन हैं, लालन पालन अमेरिका में हुआ। जदुरानी दासी जी इस्कॉन से जुड़ी है, हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ी और उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, भक्ति आर्ट्स में वो निपुण है। आप जानते हैं अभी 2 दिन बाद ही इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद स्वामी जी की 125वीं जयंती है। जदुरानी दासी जी इसी सिलसिले में भारत आए। मेरे सामने बड़ा सवाल ये था कि जिनका जन्म अमेरिका में हुआ, जो भारतीय भावों से इतना दूर रही, वो आखिर श्री कृष्ण के इतने मोहक चित्र बना लेती है। मेरी उनसे लंबी बात हुई थी, लेकिन मैं आपको उसका कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूँ। रानी जी, हरे कृष्णा। आई हैव read a little about bhakti art, but tell our listeners more about your passion and interest towards it is great. So, bhakti art, we have one article in the Bhakti Art Illuminations, which explains how this art is not coming from the mind or imagination, but ancient Vedic scriptures like Brahma Samhita, Venum Karayani Patitam Skalitam Sikanda. The Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma himself, Ishvara Paramakrishna Sachidananda, he carries a flute, how all of his senses can act for any other sense. And Srimad Bhagavatam, Baraha Bitang Karnayo Karnikaram, everything. He wears a karnikar flower on his ear. He makes the impressions of his lotus feet all over heaven. The cowherd boys sing of his glories. His flute attracts the hearts and minds of all fortunate beings. So everything is from scriptures. And the power of the scriptures, which are coming from transcendental personalities, and the pure devotees who are bringing it, power, and that's why it's transformational. It's not my power at all. Jadurani ji, I have one different type of question for you. 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. What does India mean to you? Prime Minister Ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, appeared here, and all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the place in the universe
Vrindavan is the source of all the Vaikuntha planets, the source of Dwarka, the source of the whole creation. So I love India. थैंक यू जदुरानी जी। हरे कृष्णा। साथियों, दुनिया के लोग भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन महान परंपराओं को, जो कालबाह्य है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो कालातीत है उसे आगे भी ले जाना है। मनाएं, उसकी वैज्ञानिकता को समझें, उसके पीछे के अर्थ को समझें। इतना ही नहीं, हर पर्व में कोई न कोई संस्कार है। हमें इसे जानना भी है, जीना भी है और आने वाली पीढ़ी विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कोरोना कालखंड में स्वच्छता के विषय में मुझे जितनी बातें करनी चाहिए थी, उसमें कुछ कमी आ गई थी। मुझे भी लगता है कि स्वच्छता के अभियान को हमें रत्ती भर भी ओझल नहीं होने देना। राष्ट्र निर्माण के लिए सबका प्रयास कैसे सबका विकास करता है, इसके उदाहरण हमें प्रेरणा और कुछ करने के लिए एक नई ऊर्जा भर देते हैं, नया विश्वास भर देते हैं, हमारे संकल्प देते हैं। हम ये भली बात ही जानते हैं कि जब भी स्वच्छ भारत अभियान की बात आती है तो इंदौर का नाम आता ही आता है। इंदौर ने स्वच्छता के संबंध में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और इंदौर के नागरिक इसके अभिनंदन के अधिकारी भी हैं। इंदौर कई वर्षों से स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहले नंबर पर बना हुआ है। अब इंदौर के लोग के इस रैंकिंग से संतोष पाकर के बैठना नहीं चाहते हैं, वे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। और उन्होंने क्या मन में ठान ली है, वाटर प्लस सिटी बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। वाटर प्लस सिटी यानी ऐसा शहर बिना ट्रीटमेंट के कोई भी सीवेज किसी सार्वजनिक जल स्रोत में नहीं डाला जाता। यहाँ के खुद आगे आकर अपनी नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा है, स्वच्छता अभियान भी चलाया है और इस वजह से सरस्वती और कान नदियों में गिरने वाला गंदा पानी भी काफी कम हुआ है और सुधार नजर आ रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें मंद नहीं पड़ने देना है। हमारे देश में जितने ज्यादा शहर वाटर प्लस, उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी, हमारी नदियां भी साफ होगी और पानी बचाने की मानवीय जिम्मेवारी निभाने के संस्कार भी होंगे। साथियों, मेरे सामने एक उदाहरण बिहार के मधुबनी से आया है। मधुबनी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है। में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। यानी सुखेत मॉडल के 4 लाभ तो सीधे सीधे नजर आते हैं। एक, प्रदूषण से मुक्ति, दूसरा गांव को गंदगी से मुक्ति, तीसरा गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे और चौथा गांव जैविक खाद।
आप सोचिए, इस तरह के प्रयास हमारे गांवों की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यही तो आत्मनिर्भरता के। मैं देश की प्रत्येक पंचायत से कहूंगा कि ऐसा कुछ करने का वो भी अपने यहां जरूर सोचें। और साथियों, अक्षर लेकर निकल पड़ते हैं ना, तो नतीजे का मिलना निश्चित होता है। आप देखिए ना, हमारे तमिलनाडु में शिवगंगा कांजीरंगाल पंचायत, देखिए इस छोटी सी पंचायत ने क्या किया। यहां पर आपको वेस्ट से मॉडल देखने को मिलेगा। यहां ग्राम पंचायत ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कचरे से बिजली बनाने का एक लोकल लगा दिया है। पूरे गांव से कचरा इकट्ठा होता है, उससे बिजली बनती है और बचे हुए प्रोडक्ट्स को कीटनाशक किया जाता है। गांव के इस पावर प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 टन कचरे के निस्तारण की है। इससे स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी जरूरतों में उपयोग हो रही है। इससे पंचायत का पैसा तो बच ही रहा है, वो विकास के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे बताइए, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक छोटी सी पंचायत बच्चों को कुछ करने की प्रेरणा देती है कि नहीं देती है? कमाल ही किया है ना उन्होंने। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात अब भारत तक सीमित नहीं रही है। दुनिया के अलग अलग कोने में भी मन की बात की चर्चा होती है। और विदेशों में रहने वाले हमारे भारतीय लोग हैं, वे भी मुझे बहुत सी नई नई जानकारियां देते रहते हैं। और मुझे भी कभी कभी मन की बात में विदेशों में जो चलते हैं उसकी बातें आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। आज भी मैं आपका कुछ ऐसे लोगों से परिचय कराऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं। थोड़ा गौर से सुनिएगा। रेडियो यूनिटी 90 FM, 90 FM। गंगा भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। अहम एकता मूर्तयाः मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे अस्मि। अद्य संस्कृत दिनम् अस्ति। सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य इति उच्यते। 13विंशतिसहस्रतमे वर्षे लौहसंग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम्। 34 टन परिमितं लौहस्य गलनं कृतम्। झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान्। शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM, एक भारत श्रेष्ठ भारत। रेडियो यूनिटी 90 FM, रेडियो 90 FM। साथियों, भाषा तो आप समझ गए होंगे। ये रेडियो पर संस्कृत में बात की जा रही है। जो बात कर रही हैं वो है आरजे गंगा। आरजे गंगा गुजरात के रेडियो जो सदस्य हैं। उनके और भी साथी हैं, जैसे आरजे नीलम, आरजे गुरु और आरजे हेतल। ये सभी मिलकर गुजरात में केवड़िया में इस समय संस्कृत भाषा का मान बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और आपको मालूम है ना, वही है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, हमारे देश का गौरव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहां पर है, उस केवड़िया की मैं बात कर रहा हूं। और ये सब ऐसे रेडियो जॉकीज हैं जो एक साथ कई भूमिकाएं एक गाइड के रूप में भी अपनी सेवा देते हैं और साथ साथ कम्युनिटी रेडियो इनिशिएटिव रेडियो यूनिटी 90 FM पालन भी करते हैं। ये आरजे अपने श्रोताओं से संस्कृत भाषा में बात करते हैं, उन्हें संस्कृत में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है।
अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती हैं, उसे मजबूत करती हैं। संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। हाल ही में लोगों के बारे में जानने को मिला जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक कार्य कर रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति हैं रटगर कॉर्टेनहॉर्स्ट, जो आयरलैंड में संस्कृत के जाने माने विद्वान और शिक्षक हैं और वहां के बच्चों हैं। इधर हमारे यहाँ पूरब में भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती में संस्कृत भाषा की भूमिका है। डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या और डॉक्टर कुसुमा रक्षामणि, ये दोनों थाईलैंड संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने थाई और संस्कृत तुलनात्मक साहित्य की रचना भी की है। ऐसे ही एक प्रोफेसर हैं श्रीमान बोरिस जाखरिन, रशिया में मॉस्को में ये संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्होंने कई शोध पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उन्होंने कई पुस्तकों का भाषा में अनुवाद भी किया है। इसी तरह सिडनी संस्कृत स्कूल ऑस्ट्रेलिया के उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जहां संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। ये स्कूल बच्चों के लिए संस्कृत ग्रामर कैंप, संस्कृत नाटक और संस्कृत दिवस जैसे कार्यक्रम। साथियों, हाल के दिनों में जो प्रयास हुए हैं उनसे संस्कृत को लेकर एक नई जागरूकता आई है। अब समय है कि इस और बढ़ाएं, हमारी विरासत को संजोना, उसको संभालना, नई पीढ़ी को देना कर्तव्य है और भावी पीढ़ियों का उस पर हक भी है। अब समय है इन कामों के लिए भी ज्यादा बढ़े। साथियों, अगर आप इस तरह के प्रयास में जुटे ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं, ऐसी किसी है, तो कृपया #सेलिब्रेटिंग संस्कृत के साथ सोशल मीडिया पर उनसे जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ दिनों में ही विश्वकर्मा जयंती भी आने वाली है। विश्वकर्मा को हमारे यहाँ विश्व की सृजन शक्ति का प्रतीक माना गया है। जो भी अपने कौशल्य से किसी वस्तु का निर्माण करता है, चाहे वो सिलाई, कढ़ाई हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर सैटेलाइट, ये सब भगवान विश्वकर्मा है। दुनिया में भले स्किल की पहचान आज नए तरीके से हो रही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो हजारों सालों से स्किल और स्केल पर बल दिया है। उन्होंने स्किल को, हुनर को, कौशल को आस्था से जोड़कर हमारे जीवन बना दिया है। हमारे वेदों ने भी कई सूक्त भगवान विश्वकर्मा को समर्पित किए हैं। सृष्टि की जितने भी जो भी नए और बड़े काम हुए हैं, हमारे शास्त्रों में उनका श्रेय भगवान विश्वकर्मा को ही दिया गया है। एक तरह से इस बात का प्रतीक है कि संसार में जो कुछ भी डेवलपमेंट और इनोवेशन होता है वो स्किल्स के जरिए ही होता है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती और उनकी पूजा के पीछे यही भाव है। और हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, कृतस्नम कर्म व्यापारो यस्य सह विश्वकर्मा, अर्थात जो सृष्टि और निर्माण से जुड़े सब है वह विश्वकर्मा है। हमारे शास्त्रों की नजर में हमारे आसपास निर्माण और सृजन में जुटे जितने भी लोग हैं वो भगवान विश्वकर्मा की विरासत है। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचकर देखिए, आपके घर में बिजली की कुछ दिक्कत आ जाए और आपका कोई इलेक्ट्रिशियन ना मिले तो क्या होगा? आपके सामने कितनी बड़ी परेशानी आ जाएगी। हमारा ऐसे ही अनेकों स्किल्ड लोगों की वजह से चलता है। आप अपने आसपास देखिए,
लोहे का काम करने वाले हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो, मकान बनाने वाले हो, बिजली का काम करने वाले हो, घरों में पेंट करने वाले हो, सफाई कर्मी हो या फिर मोबाइल लैपटॉप का रिपेयर करने वाले, ये सब अपनी स्किल की वजह से ही जाने जाते हैं। आधुनिक स्वरूप में ये भी विश्वकर्मा ही है। लेकिन साथियों, इसका एक और पहलू, और वो कभी कभी चिंता भी कराता है। जिस देश में, जहाँ की संस्कृति में, परंपरा में, सोच में हुनर को, स्किल, मैन पावर विश्वकर्मा के साथ जोड़ दिया गया हो, वहां स्थितियां कैसे बदल गई। एक समय हमारे पारिवारिक जीवन, राष्ट्र जीवन पर कौशल्य का बहुत बड़ा प्रभाव रहता था। लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड में हुनर को इस तरह का सम्मान देने वाली धीरे धीरे विस्मृत हो गई। सोच कुछ ऐसी बन गई कि हुनर आधारित कार्यों को छोटा समझा जाने लगा। और अब आज देखिए, सबसे ज्यादा हुनर यानी स्किल पर ही बल दे रही है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी सिर्फ औपचारिकताओं से पूरी नहीं। हमें हुनर को सम्मान देना होगा। हुनरमंद होने के लिए मेहनत करनी होगी। हुनरमंद होने का गर्व होना चाहिए। कुछ नया करें, कुछ इनोवेट करें, कुछ ऐसा सृजित करें जिससे समाज का हित हो, लोगों का जीवन आसान, तब हमारी विश्वकर्मा पूजा सार्थक होगी। आज दुनिया में स्किल्ड लोगों के लिए अवसरों की कमी नहीं है। प्रगति के कितने से तैयार हो रहे हैं। तो आइए इस बार हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा पर आस्था के साथ साथ उनके संदेश का संकल्प करें। हमारी पूजा का भाव यही होना चाहिए कि हम स्किल के महत्व को समझेंगे और स्किल लोगों को, कोई भी काम करता हो, उन्हें पूरा सम्मान भी देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये समय आजादी के 75वें साल, इस साल तो हमें हर दिन नए संकल्प लेने हैं, नया सोचना है और कुछ नया करने का अपना जज्बा बढ़ाना। हमारा भारत जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हमारे ये संकल्प ही उसकी सफलता की बुनियाद में नजर आएंगे। हमें ये मौका जाने नहीं देना है। हमें इसमें अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान देना है। और इन प्रयासों के बीच और याद रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी। देश में 62 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। फिर भी हमें सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है। और हाँ, हमेशा की तरह जब भी आप कुछ नया करें, नया सोचें, तो उसमें मुझे भी जरूर शामिल करिएगा। मुझे आपके पत्र और मैसेजेस का इंतजार रहेगा। इस आप सभी को आने वाले पर्वों की एक बार फिर ढेरों बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 80वां संस्करण था। आपने प्रधानमंत्री को सुना। आज देखिए, पूरा देश नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहा है और आज के दिन को मेजर ध्यानचंद जी के याद में मनाया जाता है। उन्हें सबसे पहले याद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जिस तरह हम खेलों को लेकर उत्साह देख रहे हैं, उसकी भी सराहना प्रधानमंत्री ने की है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर घर से खिलाड़ी निकलना चाहिए। लोग जिस तरह उत्साह दिखा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और जिस तरह का प्रदर्शन टोक्यो के मैदान से देखने को मिला है, बेशक वो ओलंपिक गेम्स हो या फिर वो अभी पैरालंपिक जो चल रहे हैं, आज भाविना पटेल ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री उन तमाम खिलाड़ियों की सराहना और तारीफ कर रहे थे और देशवासियों को बधाई दे रहे थे। खेलों को ऊंचाई पर और पहुंचाना है, ये पूरे देश का प्रयास होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में ये कहा है।